दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे स्टेनो के जो 6 सेट आए थे 2020 में उनके PYQs को, जिसका ये सेट 3 है। इससे पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाकर देख लीजिए, चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये वाला जो पेपर हुआ था आपका हुआ था 23 दिसंबर को 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस को और इसके बाद हम लोग CHSL और CGL के क्वेश्चंस पे आएंगे और इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जिससे आप एक ही जगह पे सारी वीडियोस को 6 को देख सकते हैं। तो पिछले 2 वीडियोस की तरह मैं इसमें भी सजेस्ट करूँगा कि स्टेनो का जो पेपर है इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। तो आप अपने माइंड को उस तरीके से बना के रखिए कि मैं एक टफ सेट करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक जरूर करिएगा। अब जल्दी से करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये सिंपल था। ब्लैक पगोडा जाना जाता है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है। और पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में, नरसिंह वर्मन ने इनको बनवाया था। ये देख लीजिए, ये मंदिर है। जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो वो यहाँ पर इस दरवाजे से होकर दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है पैगोडा की। ये पैगोडा होता क्या है? देखिए, बेसिकली पैगोडा एक बौद्ध मंदिर होता है। कैसा मंदिर? जिस पर छत के ऊपर छत हो। आपने मूवीज में जब चाइना के टेम्पल देखे होंगे तो उसमें छत के ऊपर छत बनी रहती है, उसी को कहते हैं पैगोडा। ये आपको चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहाँ पर ये मंदिर आपको देखने मिल जाएंगे, बौद्ध मंदिर। इन्हीं को कहा जाता है पैगोडा। पैगोडा से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये वाला तो हो गया ब्लैक पगोडा। तो वाइट पगोडा किसे कहते हैं? वाइट पगोडा है आपका जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, ओडिशा में। और गोल्डन पैगोडा कहते हैं नामसाई मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और एक और है सप्त पैगोडा के नाम से। महाबलीपुरम के मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है जो कि तमिलनाडु में है। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं सफ़ेद पैगोडा, गोल्डन पैगोडा और सप्त पैगोडा। वैसे विश्व में तो आप अगर गोल्डन पैगोडा ढूंढेंगे तो कुछ आंसर आपको दूसरा ही मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब। तो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने आपको बता दिया ये सारे। नेक्स्ट है हमारा, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? बहुत ही सिंपल है, बिहू है असम का महत्वपूर्ण त्यौहार। और इसके अलावा असम का एक और है बारूगुम्बा डांस जो कि यहाँ पर किया जाता है। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुर का त्यौहार है लाई हरोबा। और मिजोरम का चापचारकोट महोत्सव बहुत ही फेमस है। पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने तवल्लो पोहान ड्रेस के बारे में देखा था तो चापचारकोट महोत्सव का वीडियो देखा था जिसमें लड़कियां नाच रही थी और जो लड़के थे वो धीरे से नीचे बांस को मूव कर रहे थे। तो वो जो बांस वाला डांस था वो वाला डांस था चिराओ बम्बू डांस। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार आया है। और नागालैंड का बहुत ही फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। तो इसको भी आप याद रखिए कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय दंड संहिता IPC का अध्याय 15 किससे संबंधित है? अब संविधान के अध्याय तो हमें ठीक से याद हो नहीं रहे तो IPC के कैसे याद होंगे? तो ये ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन था एक, इसको आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो था धर्म से संबंधित अपराध जब आप करेंगे तो आपको अध्याय 15 के अंतर्गत जो भी दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं? इससे जो सीखने वाली चीज़ है कि IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। और ये जब पहली क्रांति हुई थी 1857 की, उसके 3 साल बाद ये बन गया था और लागू हुआ था 1862 में। जब भी आप कोई क्राइम करते हैं, सिविल क्राइम, तो इसमें लिखी धारा के अकॉर्डिंग उस क्राइम का क्या दंड है वो दिया जाता है। पीनल का मतलब होता है दंड। और एक और है, जब आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो क्रिमिनल लोग किया करते हैं, तो आपके ऊपर चलाया जाएगा मुकदमा CRPC के अंतर्गत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं इसको। और ये लागू हुआ था अभी हाल ही में 1974 में। 1973 बन के तैयार हो गया था और 1974 में ये लागू हो गया। तो भारतीय संविधान के अलावा ये दोनों कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन पेनल कोड के एक एक चैप्टर को याद करने लग जाएं। नेक्स्ट है हमारा, कौन एशियाई खेलों के लिए पहला शुभंकर था? रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने देखा था एशियाई खेलों का पहला शुभंकर था अप्पू, जो कि एक हाथी था। और पहले एशियाई खेल हुए थे वो अपने भारत में हुए थे 1951 में, और जब भारत में दूसरी बार हुए 1982 में, तो इसी में पहला मस्कट जिसको शुभंकर कहते हैं वो यूज किया गया था।
और 2008 के भी रिसेंटली इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए, क्योंकि 4 साल में एक बार होते हैं। तो 2022 के होंगे चीन में। और 2022 का जो शुभंकर होगा वो 3 रोबोट हैं। कौन कौन से? चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? याद करने वाला क्वेश्चन है एक। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM ये लाया गया था 2003 में। अगला पूछा था आपसे, करंट का क्वेश्चन था, अब वैसे हमारे लिए काम का नहीं है, फिर भी इसको देखते हैं कि किसने 52वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए जीता था ऑस्कर। तो अब तो काम का नहीं है, फिर भी इसमें से कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो अकादमी पुरस्कार है उसको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको देता कौन है? अमेरिका की एक संस्था है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है ये। और भारत में वैसे इंडिविजुअली तो किसी फिल्म को अभी तक ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन भारत के कुछ लोग ऑस्कर को जीत चुके हैं, जिनमें सबसे पहले जीता था 1982 में भानु अथैया ने। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी फिल्म आई थी एक 1982 में, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी भानु अथैया ने, ये फीमेल है एक। और इसके अलावा जो ऑस्कर है वो AR रहमान को भी मिल चुका है, जय हो सॉन्ग गाया था उन्होंने। स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी और उसी गाने की लिरिक्स लिखी थी गुलजार साहब ने। तो गुलजार साहब और AR रहमान और भानु अथैया को ये अभी तक मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो सबसे पहले जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। जब यूनानियों का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ सिकंदर के बाद या सिकंदर के समय, तो उन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के भारतवासियों को इंट्रोड्यूस कराए थे। हम लोग सोना जानते तो थे, लेकिन उससे सिक्के नहीं डालते थे। और फिर समय बीतता है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क का समय आता है, जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाते हैं। और फिर से समय बीतता है, गुप्त वंश आता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाते हैं। इनमें अंतर क्या है? सब में इनमें अंतर देखिए। हम लोग सोने के सिक्के नहीं जानते थे, सबसे पहले इन्होंने बता दिए हिंद यूनानियों ने कि सोने का सिक्का भी होता है, देखो ये तरीके का। फिर उसके बाद भारत में कुषाणों का शासन आया, यानी कि कनिष्क का। तो कनिष्क ने उसी सोने का सबसे शुद्ध सिक्का चलवाया, यानी कि 24 कैरेट का लगभग हुआ होगा ये। और उसके बाद मान लीजिए इन्होंने 1000-2000 सिक्के ही चलवाए होंगे कुषाण ने खुशी खुशी में कि देखो हमने 24 कैरेट का चलवा दिया। लेकिन जब गुप्तों का शासन आया तो उन्होंने हजारों की संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि उतने शुद्ध नहीं होंगे ये, फिर भी सर्वाधिक मात्रा में गुप्तों ने ये जारी किए थे। तो तीनों क्वेश्चन को आप याद रखिए, बार बार घुमा के एग्जामिनर इससे आपसे पूछता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? तो राजवंश यहाँ पर तो हिंदी यूनानियों दिया ही नहीं है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट है, किसका उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है? मतलब कौन सी स्कीम है? तो ये हमारी स्कीम थी राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके तहत हमारे वन आवरण को, ग्रीन फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना था। ये लॉन्च की गई थी फरवरी 2014 में। नेक्स्ट है, जंतु जगत के एबीज वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है आपको। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि विटकर साहब ने संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। जंतुओं को भी आगे 10 फाइलम में बांटा गया था, एक प्रोटोजोआ और बाकी ये 9 फाइलम। और उसी में से एक फाइलम निकल के आया था कॉर्डेटा, जिनको आगे क्लास यानी कि वर्ग में बांटा गया था। तो 5 क्लास हमारी निकल के आई थी। एक तो थी एम्फीबिया, दूसरी सरीसृप, तीसरा पक्षी और चौथा मत्स्य, फिर स्तनी। तो बात की जा रही है यहाँ पर एबीज वर्ग की, यानी कि पक्षी वर्ग की। तो पक्षी वर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं इसमें, वे अंडे देते हैं, पक्षी बिल्कुल अंडे देते हैं, ये सही है। इनके 2 कक्षीय हृदय होता है, यही वाला गलत है। इनमें 2 कक्षीय नहीं, इनमें 4 कक्षीय हृदय होता है, और ये दोनों भी सही हैं। इनके जो अग्रपाद होते हैं पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब इनके जो आगे के हाथ हैं वो हाथ नहीं बचे हैं, अब वो पंख बन गए हैं। और इनके शरीर पर परों का आवरण पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, पंख पाए जाते हैं सभी पक्षियों पर। और देखिए पक्षियों में तो 4 हमने समझ लिए। एम्फीबिया जो वर्ग होता है, एम्फीबिया का मतलब होता है मेंढक वगैरह, उसमें कितने हार्ड में चैम्बर होते हैं? उसमें होते हैं 3 चैम्बर। सरीसृप वर्ग है जो रेप्टाइल, छिपकली, सांप, कछुआ वगैरह, इनके हार्ड में कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके भी हार्ड में 3 चैम्बर होते हैं। फिर बात आती है पक्षी वर्ग की, पक्षी वर्ग में 4 चैम्बर होते हैं हार्ड में।
और मछलियों में 2 ही चैम्बर होते हैं और हम लोग में यानी कि मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। इसमें एक अपवाद भी है कि एक रेप्टाइल है मगरमच्छ नाम का, उसमें 3 ना होकर 4 चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में। होने तो 3 चाहिए क्योंकि वो रेप्टाइल है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मगरमच्छ में कितने हृदय में बेस्म होते हैं। तो आपको बताना है मगरमच्छ का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप लोग अभी तक समझते होंगे कि बायोलॉजी में जो मेढक चीरा जाता है, क्योंकि मेढक की जो एनाटॉमी है बिल्कुल मनुष्य की एनाटॉमी से मिलती है, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि एम्फीबिया वर्ग में जो मेढक है उसके तो हार्ट में 3 ही चैम्बर हैं, मनुष्य के में तो 4 होते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ऐसा कौन सा जानवर है जिसका हार्ट हूबहू मनुष्य की तरह होता है, तो उसका आंसर होता है सूअर का हार्ट जो है वो एकदम मनुष्य की तरह हूबहू है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है। तो 59 जो संबंधित है वो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों से संबंधित। शर्त में और योग्यता में थोड़ा सा अंतर होता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें तो 59 में बताई गई हैं, लेकिन योग्यता बताई गई है 58 में। योग्यता का मतलब है वह भारत का नागरिक हो, 35 एज पूरी कर चुका हो और राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये सब होती हैं योग्यताएं। लेकिन शर्तें होती हैं अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करते ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। अगर उसने ज्वाइन कर लिया है तो वो वाला पद खाली माना जाएगा, और राष्ट्रपति के पद पर रहते समय उसको क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, ये सब उसमें शर्तें बताई गई हैं 59 में। और इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, और राष्ट्रपति का कार्यकाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनाया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 72, बहुत ज़्यादा। इसमें बताई गई है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। हमने देखा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, जिन्हें मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। ये मरीजों के पास लैंप ले लेके जाती थी, इसलिए इनको लेडी विद द लैंप के नाम से भी फेमस हो गई थी ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है, मतलब इनमें से आपको बताना है। इनमें से 3 तो गाने हैं, लेकिन एक है जो डांस है, और वो डांस है सत्रिया डांस, जो कि असम में किया जाता है। और ये तीनों गाने हैं, जैसे कि लोटिया जो गीत है वो राजस्थान में जब खेतों में काम चलता है तो उस समय गाया जाता है, और पंखिड़ा गाया जाता है जब आप गुजरात में बढ़िया से गरबा डांस कर रहे हों, तो गरबा डांस करते समय गुजरात में पंखिड़ा वाला गाना गाया जाता है। और पंडवानी जो लोकगीत है वो छत्तीसगढ़ में फेमस है। पंडवानी में आप समझिए लिखा हुआ है पंडवा, तो छत्तीसगढ़ में पांडवों की कहानी बताई जाती है इस पंडवानी नृत्य में, कि किस तरीके से वे कौरवों से लड़े थे, उनकी महानता की गाथा बताता है पंडवानी गीत, जो कि छत्तीसगढ़ में फेमस है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत हद तक ये चलता है पंडवानी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो का उपनाम दिया गया था। तो पॉकेट डायनामो थे खासाबाद दादा साहब यादव। ये एक पुराने खिलाड़ी हैं, रेसलर रहे हैं। इन्होंने 1952 में इंडिया को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर हैं। 29 अगस्त को इनके जन्मदिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और लिम्बाराम ये भी बहुत अच्छे तीरंदाज रहे हैं 90s के दशक में, अब तो एक्टिव नहीं है ये। और सुशील कुमार ये भी रेसलर हैं, बहुत बेहतरीन, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया। तो ये थोड़ा सा टफ था। हमने देखा था लोकसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसमें पूछ लिया राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया था। अगर आप थोड़ा सा गैस करें तो इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं कब, कि पहली बार जब लोकसभा ने काम किया होगा तो इसके बिना कैसे काम किया होगा। तो पहली बार राज्यसभा ने काम करना शुरू किया था 1952 अप्रैल में, और राज्यसभा की जो फर्स्ट सिटिंग थी, पहली मीटिंग, वो हुई थी 13 मई 1952 को। इसको भी आप याद रखिए, मतलब राज्यसभा का गठन तो अप्रैल 1952 में ही हो गया था, लेकिन इसकी पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट पूछा था विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसको आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको हंसी भी आए, कि जब हम कोई टेस्ट देने, एग्ज़ाम देने बाहर जाते हैं, एग्ज़ाम सिटी हमसे बहुत दूर होती है, तो हम रात में ही चले जाते हैं कि हमारा सुबह के शिफ्ट में एग्ज़ाम छूट ना जाए। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले हम सुबह सुबह उठकर टॉयलेट में नंबर भी लगाते हैं। वहाँ जो भी डीलक्स या सुलभ शौचालय होता है तो नंबर लगाते हैं शौचालय के लिए।
तो शायद आपको थोड़ी सी हंसी आए, लेकिन आप हमेशा के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं आपको टाइम लेके समझाऊंगा पूरा। देखिए, बात की जा रही है इसमें मादा बाघ की, यानी कि फीमेल टाइगर, और नर शेर यानी कि मेल लायन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइगर। इसको आप जरा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल लायन और फीमेल टाइगर, और इनका जो बच्चा होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आधा देखिए, आधा शेर है और पीछे चीता है। स्पेलिंग बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पापा का नाम हमेशा आगे आएगा और मम्मी का नाम पीछे आएगा। तो पापा का नाम देखिए, इसमें लायन का LI आ गया और टाइगर का मम्मी का नाम पीछे आ गया GER। तो इस तरीके से ये लाइगर बन गया। ये एक हाइब्रिड प्रजाति होती है, जब मेल लायन फीमेल टाइगर के साथ मीटिंग करता है तो ऐसा ये पैदा हो जाता है। हालांकि हाइब्रिड संतानें अपनी तरह की और भी संतानें पैदा नहीं कर सकती। हमने फूलों के बारे में भी देखा था, बीज रहित फलों के बारे में भी देखा था कि ऐसी जो संतानें होती हैं वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो अब इसको दूसरा देखते हैं कि पापा का नाम आगे है और मम्मी का नाम पीछे है। तो मम्मी का नाम इसमें लॉयन है, यानी कि मम्मी जो है इसकी वो शेरनी है और पापा हैं टाइगर। देख लीजिए यहाँ पर मेल टाइगर और फीमेल लायन। तो क्या बन जाएगा, टाइगॉन बन जाएगा। कुछ इस तरीके के दिखेगा ये वाला है टाइगॉन। इसमें लाइगर के बारे में बताया गया है कि लायन का जो वेट होता है वो 170 से लेकर 230 kg तक का होता है, और जब लाइगर पैदा होता है तो अपने पापा मम्मी दोनों से बड़ा होता है, लगभग 400 kg का। और जो टाइगॉन पैदा होता है वो अपने पापा मम्मी के बराबर का साइज का हो सकता है या उससे छोटा होगा, स्मॉलर। और इनको भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि लियोपॉन। तो उसमें पापा का नाम आगे दिया है, पापा का नाम क्या दिया है, मेल लेपर्ड और फीमेल लायन। तो क्या बन जाएगा, ये लियोपॉन बन जाएगा। ये दिखता कैसा है, देखिए जो टाइगर होता है ना उसमें लंबी लंबी धारियां होती हैं और लेपर्ड में गोल गोल धब्बे होते हैं। तो टाइगर और लेपर्ड में यही फर्क होता है। इसलिए ये जो संतान पैदा हो रही है इसमें आगे का हिस्सा तो शेर की तरह है, लेकिन इसमें धब्बे जो हैं वो गोल गोल हैं। और भी देखिए, ये लिखा है जैगलॉयन, यानी कि इसका पापा जगुआर है और मम्मी शेरनी है। तो ये किस तरीके दिखेगा, जगुआर तो पूरा काला होता है, तो इसकी संतान भी पूरी काली दिखेगी। ये देख लीजिए, टॉर्च लेके देखना पड़ेगा उसको अगर दिन में बैठा होगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो बहुत सिंपल था, उत्तराखंड में है अल्मोड़ा हिल स्टेशन, बहुत ही फेमस है। और गुलमर्ग तो आप समझ ही गए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में है। बचे ये दोनों, युक्सोम और सापुतारा, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो युक्सोम है सिक्किम में बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन, और सापुतारा गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट पूछा था, करंट का क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2020-21 में 5 आर्कियोलॉजिकल साइट को साइट पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उनमें शामिल नहीं है। अब हमें मतलब नहीं है, दोबारा आएगा नहीं है। तो इसकी जगह हम करंट का एक क्वेश्चन करते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि अभी हाल ही में जनवरी 2021 में जारी हुआ 2020 वाला, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो उसमें भारत का स्थान है 86। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत का 2019 वाले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था। तो 2019 का ये अब हमारे लिए काम का नहीं है, और अभी हाल में जो इंडेक्स जारी होना था 2020 वाला, जो कि 2021 में जारी होता, तो वो हो नहीं पाया। तो इसकी जगह हम एक दूसरा करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी नीति आयोग से ही मिलता जुलता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं पूछे जाने के। क्या कि नीति आयोग ने एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है 2020 वाला, उसमें जो फर्स्ट स्थान पर है वो है कर्नाटक, सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु। और राज्यों की एक अलग कैटेगरी भी जारी की गई है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं। तो अगर मैं इसमें आपको तुक्का लगाने के कहूँ तो आप कितना समय लेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, कितने समय में आप इसको कर पाएंगे। तो ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है बिल्ली की प्रजातियां हैं ये सब। एक बार को कुत्तों की प्रजाति पूछी जाती तो शायद हम बता पाते, लेकिन बिल्ली की प्रजातियों के बारे में हमें जरा भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, ये है अनुच्छेद 280 के तहत।
वित्त आयोग जो है वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, जो कि 2017 में गठित किया गया था। 5 साल ये काम करेगा, 2020 से लेकर 2025 तक। और पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। नेक्स्ट है, कौन इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है बहुत ही फेमस है, आप सब जानते होंगे, IPL। ये पहली बार हुआ था 2008 में। उस समय इसके अध्यक्ष और कमिश्नर थे ललित मोदी, जो कि 2010 तक रहे। और बाद में जब BCCI ने इन पर जांच की तो पाया कि इन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा किया है, तो 2013 के बाद से इन पर बैन लगा दिया पूरी तरीके से। तो पिछली बार जो IPL हुआ था 2020 में, वो IPL का 13वां संस्करण था। भारत में तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो ये लोग UAE गए थे खेलने। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में कि इसको किस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, तो उसका आंसर था ड्रीम 11। और 2021 वाला भी अभी हाल में होने वाला है अप्रैल में, उसको जो स्पॉन्सर कर रही कंपनी वो है वीवो, और ये 14वां संस्करण है IPL का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ये भी थोड़ा सा टफ कर दिया। बौद्ध स्तूप के नाम पर हमें इतना पता है कि सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसको अशोक ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पर पूछा है संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये सब नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अंडा, आंधा, गोपुरम, हर्निका, यष्टि। तो फिर कैसे करेंगे इसको, तो देख लेते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर है, गोपुरम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक मंदिर का हिस्सा होता है ये। वैसे अब बौद्ध स्तूप की संरचना देखते हैं हम, कुछ इस तरीके की होती है। मान लीजिए सांची का बौद्ध स्तूप है, तो आप जब बाहर जाएंगे तो आपको ये 4 गेट मिलेंगे। इन चारों गेटों को, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन चारों गेटों को कहा जाता है तोरण। और ये देखिए चक्करदार घूमने के लिए पूरे स्तूप के चारों ओर रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। एक यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है, ये वाला घूमने के लिए, चक्कर काटने के लिए, एक नीचे है, इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। उसके बाद ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, इसको आप चाहे अंडा कह लीजिए चाहे आंधा कह लीजिए, तो ये है अंडा, बिल्कुल अंडे की तरह है भी ये गोल मटोल। और ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कहते हैं हर्निका। और ऊपर जो छतरी लगी है उसको तो छतरी ही कहेंगे। फिर यहाँ पर यष्टि कौन सा है, तो इस छतरी की डंडी को जो कि नीचे लगी हुई छोटी सी, उसको कहा जाता है यष्टि। तो वैसे तो इन सबको याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो क्या कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियों से युक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं एटॉल। एटॉल को और अच्छी तरीके से समझते हैं, इस क्वेश्चन में बताया गया है। हम थोड़ी सी अलग परिभाषा देखते हैं कि एटॉल को कहा जाता है हिंदी में प्रवाल द्वीप, और ये होते हैं मूंगे का एक द्वीप या द्वीपों की श्रृंखला। और एक कंडीशन है, इन द्वीपों की श्रृंखला को एक लैगून को घेरे होना चाहिए। फिगर से आप समझ जाएंगे कि देख लीजिए, ये एक लैगून झील है, इस झील को चारों तरफ द्वीपों की एक श्रृंखला है जो कि मूंगे से भी बनी हुई हो सकती है, वो घेरे हुए है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एटॉल। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब पानी समुद्र में नहीं मिलता है तो वो लैगून झील का निर्माण करता है, यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही खारा हो जाता है। और अपने भारत की भी एक लैगून है चिल्का लेक। तो ये तो बात हो गई एटॉल की, और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि सी माउंट क्या होता है। सी माउंट आप समझ लीजिए, माउंट का मतलब तो हम जानते ही हैं पर्वत, जैसा ज़मीन पे पर्वत होता है वैसे समुद्र के अंदर भी पर्वत होता है। जैसे कि मान लीजिए समुद्र की ये तलहटी है और ये पानी की सतह है, और यहाँ पर समुद्र की तलहटी में कोई पर्वत है, होने दो, मतलब पर्वत सतह से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्वत सतह से बाहर ऐसा चला गया तो यहाँ पर कोई आदमी जहाज़ लेके जा रहा है, पानी की सतह है ये, तो वो कहेगा देखो आगे टापू है, यहाँ पर हम रुकते हैं। तो धीरे धीरे से वो आएगा, यहाँ पर जहाज़ को किनारे लगेगा और इस टापू पे वो रुकेगा। उसे पता ही नहीं कि ये टापू नहीं है, ये पूरा का पूरा पर्वत है, उसकी नोक पर हम बैठे हैं। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये वाला सी माउंट नहीं कहलाएगा। सी माउंट कहलाएगा उसका जो नोक है वो पानी की सतह के बाहर नहीं होनी चाहिए, तभी तो पर्वत होगा, समुद्री पर्वत। और इसी का छोटा भाई होता है जिसको कहते हैं गोएट्स या टेबल माउंट। टेबल माउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो नोक होती है वो भी सी माउंट है एक तरीके की, लेकिन इसकी जो सतह है वो टेबल की तरह चपटी होती है,
मतलब इसमें नोक नहीं होती, ये भी एक समुद्री पर्वत है, लेकिन इसकी जो ऊपरी सतह है बिल्कुल टेबल की तरह सपाट होती है। इसको फिगर से समझ लीजिए, ये देखिए, ये समुद्र की अंदर की तलहटी है, उसमें ये एक टेबल माउंट है और एक ये सी माउंट है। सी माउंट को और अच्छे से देख लेते हैं। ये देख लीजिए पूरा है ये, हालांकि ये हरे या नीले कलर का नहीं होता है, ये एक थर्मल इमेज है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। नेक्स्ट पूछा था फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके आंसर तक हम पहुंच सकते थे कि फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता की एक बिल्डिंग का नाम है, अंग्रेजों ने बनवाया था इसको, और कोलकाता जो है वो होली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे इसके आंसर तक पहुंचा जा सकता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। तो मैंने बताया था आपको बुद्ध के समय लगभग 16 महाजनपदों में बटा था हमारा भारत। इनमें से अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका व्यंजन चूर्ण होता है, जो कि कपड़ों वगैरह का रंग उड़ा देता है, फूलों का रंग उड़ा देता है। इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा, ये अच्छा इसको समझते हैं जरा सा। डिटर्जेंट पाउडर का दूसरा नाम धावन सोडा भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है NaSCO3। इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप दोनों में अगर कंफ्यूज हो जाएं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको याद कैसे रखें। तो यहाँ पर H की वजह से इसमें बाई शब्द आ जा रहा है। तो बाई का काम होता है खाना बनाना। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो आप केवल पढ़ाई में जुट जाते हैं। जो लड़के बाहर कमरे लेकर रहते हैं वो पैसे इकट्ठा करते हैं और खाना बनवाने के लिए एक बाई को रख देते हैं। एग्जाम सर पर है तो बाई आती है, खाना बनाती है। बाई नहीं आती है तो खाना नहीं बनता है। बेकिंग का मतलब होता है पकाना। तो खाना तभी बनेगा जब बाई आएगी, और बाई नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा। बेचारे बच्चे जो हैं पढ़ने वाले वो सब भूखे रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धावन सोडा केवल सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है एक बेसबॉल में कितने स्टिचेज होते हैं, कितने टाँके होते हैं उसमें। तो थोड़ा सा टफ था ये, ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कितने टाँके होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 108। अमेरिका वालों को जरूर पता होगा क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ये बेसबॉल। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया कि निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आज तक हम पता नहीं कर पाए, तो म्यांमार की कैसे पता करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो है हक्काबो राजी। ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत की हम लोग आज तक पता नहीं कर पाए, उसके पीछे रीज़न देखिए क्या रीज़न है। अगर मैं बात करूँ भारत की सबसे ऊंची चोटी के, तो ये भारत का मैप है। यहाँ पर बताया गया भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, उसके बाद कंचनजंगा का नंबर आता है, फिर नंगा पर्वत, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप जब इसी मैप को वर्ल्ड के परचेप में देखेंगे तो गूगल वगैरह या दूसरी कंट्रीज इस मैप को ऐसा नहीं बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है। 1947-48 जब हमारा विभाजन हुआ था पाकिस्तान से, तो वहाँ की सेना यहाँ तक घुस गई थी कश्मीर में। तो यहाँ पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चीन की सेना भी 1962 में यहाँ तक घुस गई थी। यहाँ पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इतना जो हिस्सा है वो वर्ल्ड मैप में भारत के हिस्से में नहीं दिखाता है, लेकिन भारत वाले जब मैप बनाएंगे तो वो तो ऐसे अपना हिस्सा मानेंगे। और जो K2 है आपका, वो आ रहा है LOC वाले इलाके में, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को ये डिस्टर्ब कर देता है कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। फिर नंबर आता है कंचनजंगा है क्या। तो कंचनजंगा यहाँ पर है। कंचनजंगा के साथ समस्या ये है कि आधी तो ये नेपाल में है, आधी सिक्किम में है। तो भारत वाले कहते हैं हाँ कंचनजंगा हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है K2 के बाद, लेकिन आधी तो ये सिक्किम में बैठी हुई है। तो ये वाले में भी थोड़ी सी समस्या हो जाती है। फिर एक चोटी है जो वो पूरी तरीके से भारत में है, कौन सी, नंदा देवी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन में K2 दिया है तो आप लगाएंगे K2, K2 नहीं दिया है तो आप लगाएंगे कंचनजंगा। और क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था कि बताइए पूरे तरीके से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लगाना है नंदा देवी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो बहुत सिंपल था,
पुरी इसमें जीवन से संबंधित नहीं है उनकी। पुरी जो है वो उड़ीसा में है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। भगवान बुद्ध यहाँ पर नहीं गए थे। और जो लुम्बिनी है, नेपाल में भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था, ये भी संबंधित है। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ वाराणसी में पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 के दौरान की गई थी ताकि लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद का समाधान हो सके? तो करंट का क्वेश्चन है, हमारे लिए काम का नहीं है। इसका जो राइट आंसर था विवाद से विश्वास, तो याद करके कोई फायदा मिलेगा नहीं। इसकी जगह करंट का एक क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल में एक बहुत ही फेमस बुक लॉन्च हुई है प्रियंका चोपड़ा जोन्स की। कौन सी बुक है वो? अनफिनिश्ड। तो ये पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी जो लेखिका हैं वो है शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्लाह। ये पुस्तक है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिशियन थी, बहुत पुरानी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, बहुत ही फेमस रही है वहाँ पर ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग कौन सा भारत की नागरिकता से संबंधित? तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था, भाग दूसरा संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट है, क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई? यानी कि उनको ऑनररी रैंक दी गई थी लेफ्टिनेंट कर्नल की टेरिटोरियल आर्मी में। तो आर्मी में ये रैंक दी गई थी MS धोनी को सन 2011 में। ये थोड़ा सा याद करने वाला है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि 2011 में जब धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया तो सेना ने भी खुश होकर बोला, वाह क्या बात है, बहुत साल हो गए हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते थे 1983 से, आपने जिताया है, आओ हम आपको कर्नल बनाते हैं। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ये आज़ादी के बाद शुरू किया गया था 1952-53 के आसपास। जो वर्तमान का तेलंगाना है उसके पोचमपल्ली गांव से ये यात्रा पर निकले थे और गांव-गांव जाकर जमींदारों से आग्रह करते थे कि आपके पास अगर ज़्यादा में भूमि है तो आप स्वेच्छा से ऐसे लोगों को अपनी भूमि दान कर दीजिए जो कि गरीब हैं। और विनोबा भावे से एक और क्वेश्चन है कि विनोबा भावे को पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1858 में, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड देती है फिलीपींस की सरकार। क्यों देती है? क्योंकि रेमन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस की राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं की याद में दिया जाता है। कोई अच्छा काम करता है या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है, समाज सेवा वगैरह। नेक्स्ट है, भारत में हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था 10 फरवरी और 10 अगस्त को साल में 2 बार मनाया जाता है नेशनल डी वॉर्मिंग डे। ये डी वॉर्मिंग क्या होता है? डी वॉर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़ों को मारना। जो छोटे बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं, छोटे बच्चों को मतलब 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों में, जो कि सही तरीके से हाथ ना धोने या अनहाइजीनिक फूड खाने की वजह से पड़ जाते हैं, बहुत समस्या होती है उससे। तो उस सब के बारे में अवेयर करना है। स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को बताना है कि कैसे हाइजीन के साथ खाना खाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं जिससे आप वार्मिंग के शिकार ना हो। तो देखिए बच्चे इसमें कितने खुश हैं, लेकिन बेचारे इस वाले बच्चे को पता ही नहीं था कि हमारी फ़ोटो सरकारी वेबसाइट पर डलने वाली है। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए। बहुत सिंपल है, जिन्होंने 2016 में पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया। आप सबको पता है किरण बेदी है हमारे देश की पहली महिला IPS। 2016 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी और अभी हाल में उनको उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो पुदुचेरी की सरकार भी अब गिर गई है। वी रामास्वामी की सरकार थी वहाँ पर कांग्रेस की, वो भी गिर चुकी है। तो यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पहली महिला IPS थी किरण बेदी। और ये देख लीजिए मीरा बोरंबकर, ये महाराष्ट्र की पहली महिला IPS थी और ये तो इतनी फेमस है कि इनको लेडी सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है मर्दानी नाम की, जिसमें रानी मुखर्जी ने बहुत ही शानदार कैरेक्टर प्ले किया है। तो कभी टाइम मिले तो उस मूवी को देखिए, आप इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बेसिकली इसमें चारों ऑप्शन में ये सभी महिलाएं IPS ही हैं। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो हैं वो सेकंड IPS हैं किरण बेदी के बाद, और पहली ऐसी महिला हैं जो DGP बनी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और अर्चना रामासुंदरम ये भी IPS हैं और ऐसी महिला हैं जो किसी अर्धसैनिक बल की पहली महिला महानिदेशक रहीं। किस अर्धसैनिक बल की रहीं? ये रही थी सशस्त्र सीमा बल SSB की। अभी हाल ही में 2018 में रिटायर्ड हुई हैं ये। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए।
नेक्स्ट है सेक एक जापानी पेय पदार्थ है जो किससे किण्वित करके बनाया जाता है। तो ये मादक पेय पदार्थ है। क्वेश्चन देख के हमें नशा चढ़ने लगा। अब इसमें से कौन सा आंसर हम सही लगाएं। तो इसका वैसे जो राइट आंसर है वो बनाया जाता है चावल से। तो अभी तक हम 2 विदेशी व्यंजन खा चुके हैं, एक तो सेक है और दूसरा श्रीलंका का करीबाद। और भी आगे देखते हैं कितने चखने को मिलते हैं विदेशी व्यंजन। नेक्स्ट है यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय होने के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है। तो आपको बताना है कि आपके जोड़ों में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। तो बीमारी होती है गाउट, आर्थराइटिस का ये टाइप होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम करती है। तो याद करने वाला एक क्वेश्चन था, ये है आपका पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा निधि। इसके बारे में नहीं सुना होगा आपने सुन रखा होगा आकस्मिकता निधि और संचित निधि। तो इनको देखते हैं फिर इसको भी समझते हैं। देखिए आकस्मिकता निधि जो होती है उसको कहते हैं कंटिंजेंसी फंड और संचित निधि को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है आर्टिकल 266 में और कंटिंजेंसी फंड की बात की गई है आर्टिकल 267 में। जो कंसोलिडेटेड फंड है वो सरकार को जितना भी पैसा मिलता है विदेशी लोन से या उसने जो लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट से या सरकार जितने भी ट्रेजरी बिल्स वगैरह इश्यू करती है उससे जितना भी पैसा उसको मिल रहा है वो सब जमा हो जाता है कंसोलिडेटेड फंड में। और इसी फंड से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह, उसका वेतन इससे दिया जाता है। और काम चलाने के लिए एक इमरजेंसी के लिए कंटिंजेंसी फंड बनाया जाता है। इमरजेंसी के लिए क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे पैसा निकालने के लिए संसद जब तक स्वीकृति नहीं देगी, पक्ष के विपक्ष के सभी लोग, तब तक इससे पैसा नहीं निकलेगा। जबकि कंटिंजेंसी फंड से राष्ट्रपति की अग्रिम सहमति से पैसा निकाला जा सकता है। तो ये तो हो गई आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिकता निधि और ये हो गई संचित निधि। फिर इस लोक लेखा निधि की क्या जरूरत पड़ी? तो यहाँ पर आर्टिकल 266 के सेकंड भाग में बताया गया है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में कि इन तरीकों से, यानी कि ट्रेजरी बिल इश्यू करके, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए सभी लोन्स से उन पर जो भी ब्याज मिल रहा है और बाकी सारे टैक्स कलेक्शन से जो पैसा मिल रहा है वो तो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। और इन तीनों के अलावा जितनी भी तरीके से पैसा मिल रहा है सरकार को वो सब जाएगा इस पब्लिक अकाउंट फंड में। तो यही इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी किस राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं? तो सिंपल है, अशोक ने अपनाई थी ये सब उपाधियां। अशोक ने जो शिलालेख छोड़े हैं उसमें अपना नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी लिखवाया है। देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा चावल या धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो किस्म उगाई जाती है चावल की वो है अमन, और बाकी ये सारी चावल की ही किस्में हैं जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका और पूषा स्वर्णिम। नेक्स्ट है सिगरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके श्रीलंका में। सिगरिया भित्ति चित्र के बारे में पहले देखते हैं। देख लीजिए, ये है सिगरिया एक पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये है आपकी दाम्बुला केव। इस दाम्बुला केव पर ये देखिए, यहाँ पर इसकी छत पर दीवारों पर पेंटिंग बनी है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये दोनों चीज़ें हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था? तो ऑपरेशन फ्लड, इसको दुग्ध क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको शुरू किया था वर्गीज कुरियन ने 1970 के आसपास। और ये जो वर्गीज कुरियन है, जो आज आप अमूल दूध पीते हैं 24 वाला पैकेट, उस अमूल दूध की स्थापना वर्गीज कुरियन ने ही की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल नहीं है? तो मार्च का करंट का क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो देखिए, जो यूनेस्को की UCCN यानी कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत की 5 सिटीज शामिल हैं। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई इसमें पहले से शामिल थी 2015 से, और अक्टूबर 2019 में मुंबई और हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया। आप जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे हमारे न्यू दिल्ली वाले सेक्शन पर, तो आपको पहली न्यूज इसमें यही मिलेगी कि मुंबई एंड हैदराबाद ज्वाइन द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। ये 31 अक्टूबर 2019 को ज्वाइन किया था दोनों सिटीज़ ने।
तो अब इनकी संख्या टोटल 5 हो गई है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो जयपुर है, मुंबई, हैदराबाद है, बेंगलुरु नहीं है यूसीसीएन में। नेक्स्ट है, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो ये है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? तो बहुत से लोग होते हैं जिनको सुई लगवाने से बहुत डर लगता है, कोई बड़ा डेयरिंग काम कर देंगे लेकिन सुई नहीं लगवाएंगे वो, तो वो जो डर कहलाता है फोबिया। हालांकि ये तो इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन है, वन वर्ड वाला, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो डर है वो कहलाता है ट्रिपेनोफोबिया। तो सुई वगैरह से बहुत ज़्यादा डरना कहलाता है ट्रिपेनोफोबिया। और भी देखते हैं सेलेनोफोबिया। तो सेलेनो का मतलब होता है चंद्रमा, जिसको चंद्रमा देख के ही डर लगने लगे, चंद्रमा से या चंद्रमा की रोशनी से, उसको कहते हैं सेलेनोफोबिया होता है उसको। हालांकि ये अपनी गलती नहीं होती है, बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जब अमावस्या की रात होती है तो कुछ आदमी भेड़िए बन जाते हैं और भी तमाम बातें। तो वो कहानी हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हम चंद्रमा से डरने लगते हैं, चंद्रमा की रोशनी से भी डरने लगते हैं। अगला है आइट्रोफोबिया। तो आइट्रोफोबिया होता है डॉक्टर को देखते ही बुखार चढ़ाना, मतलब जैसे ही डॉक्टर हमारे सामने आया हाथ पाँव फूलने लगे, हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ऐसा जो डर है वो कहलाता है आइट्रोफोबिया। एक और बचा है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है रात में अंधेरे से डरना, तो मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर ये होता है। और ये वाला डर तभी निकलता है जब आप 5-6 घंटे अंधेरे में फंस जाएं, ना तो आपका मोबाइल चार्ज हो ना तो आपके पास मोमबत्ती हो, तो उस रात आपके डर निकल जाएगा निक्टोफोबिया अगर आपके अंदर है तो। नेक्स्ट है, मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंटा जो द्वीप है वो मुंबई के तट के किनारे स्थित है और यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म की कुछ प्रतिमाएं, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। ये भगवान बुद्ध की नहीं है, ये भगवान शंकर की 3 मुंह वाली प्रतिमा है, त्रिमूर्ति के नाम से इसको जाना जाता है। तो एलिफेंटा द्वीप को कहा जाता है घारापुरी। घारा का मतलब मराठी भाषा में होता है गुफा, घारापुरी का मतलब होता है सिटी ऑफ केव्स। और इसके अलावा अजंता और एलोरा, वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, वो भी बहुत फेमस है, उनसे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करता है या करती है? मतलब आप जान ना पाए कि वो लड़का है या लड़की है लेखक, इसलिए करता करती यहाँ पर दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर है जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है, वो ऐसा करती हैं, अपने बर्थडे को काल्पनिक चरित्र के साथ मनाती हैं। तो बहुत ही टेढ़ी खीर था इस क्वेश्चन को करना। और रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है जंगल बुक, मोगली वाली। आर.के. नारायण की मालगुडी डेज बहुत ही फेमस है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी पहली पुस्तक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। जेन ऑस्टेन, इन्होंने लिखी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि हर अमीर आदमी एक दुल्हन की तलाश में रहता है, तो वो इसी पुस्तक की शुरुआती लाइनें हैं। ये एक लड़की है जिसने इस किताब को लिखा है, हालांकि अभी है नहीं, बहुत पहले मर चुकी, 18वीं सेंचुरी में हुई थी ये, इंग्लैंड वगैरह में। जेन ऑस्टेन बहुत ही फेमस लेखिका है नोवेल की, बहुत ही फेमस लेखिका थी नोवेल की, उन्होंने लिखा था प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा का संबंध संघरोध शासन की अवज्ञा से है? तो करंट का क्वेश्चन था ये। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग जानबूझ के बाहर निकल रहे थे और पुलिस वालों से आंख में आंख मिला के कह रहे थे हमने क्वारंटीन तोड़ा तो तुम कर क्या लोगे। पुलिस वाले कह रहे थे बेटा तुमको देंगे आईपीसी की धारा के तहत हम दंड। कौन सी धारा? धारा 271। हालांकि इसको याद करना अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो इसकी जगह हम करंट का क्वेश्चन करते हैं कि वर्ष 2020-21 का गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार है, वो किसे दिया गया? वो दिया जाएगा उषा मंगेशकर को। ये महाराष्ट्र की सरकार देती है ये वाला पुरस्कार। तो फ्रेंड, इस तरीके देखा हमने सेट के 50 क्वेश्चंस को, और भी आने वाले सेट जो 3 बचे हैं स्टेनो के, उनको भी हम एक एक करके देखेंगे। और आप सबको मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूं कि आप सबने इतने पेशेंस के साथ वीडियो का वेट किया, और आप सबको मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूं मुझे सपोर्ट करने के लिए कि आप सबने इतने पेशेंस के साथ वीडियो का वेट किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।